इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं जो सॉल्वेंट में जाके या तो टूट जाते हैं, जैसे NaCl को हमने पानी में डाला, फार्मूला लगाया तो कुछ और आंसर आ रहा है, लैब में किया तो कुछ और आंसर आ रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पागलपन। और यही है ये एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल आपके मेडिकल एंट्रेंस में कई दफा पूछा गया है, इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में ना ले। कैसे पहचानेंगे कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है? तो दिस एबनॉर्मलिटी ओनली कम्स इन केस ऑफ अ बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई से ही सारे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो नजरें स्टेबल बनाए रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक दे दूंगा जिससे आप देखते ही उसकी आई की वैल्यू बता दोगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन का है जिसे एग्जांपल बना के रखा गया है। आप कहेंगे सर यहाँ कंसंट्रेशन क्यों दिया है? अरे भाई दिया है तो दिया है, अगर फॉर्मूले में कहीं सी, ये नीट एग्जामिनेशन 2016 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान से देखिए। बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए, 1 सेकंड में आंसर दे लेंगे आप। हेलो एवरीवन, इस लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में आज जो टॉपिक हम लोग फटाफट तैयार करने जा रहे हैं, ये आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इससे पहले कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करें, इससे पहले आपको ये फर्क जरूर पता होना चाहिए कि आज तक जो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखा था और आज जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हो, इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है। आज से प्रीवियस सेशन में जो भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, और आज जो पढ़ने जा रहे हो वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी। इसको फर्क को समझने के लिए जरा ध्यान से आपको बात सुनना है कि आज तक आपने जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, उसमें जब सॉल्यूशन हमने बनाया था, उस सॉल्यूशन को बनाने में जो भी सॉल्यूट यूज हुआ था वो सारे सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में घोल रहे थे तो वो सॉल्यूट ना तो सॉल्वेंट के अंदर जाके टूट रहे थे, ना तो वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर में जाके आपस में जुड़ रहे थे, वो सिंपली जाके बस वहां जाके घुल रहे थे और सॉल्यूशन बना रहे थे। लेकिन आज के सेशन में जो भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज करने वाले हैं, वो सॉल्यूट जब हम सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो हो सकता है कि वो सॉल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल में टूट जाए, मतलब डिसोसिएट हो जाए, या वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर में जाके वो सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में जुड़ जाए। जैसे NaCl को हमने पानी में डाला तो वो NaCl जाके 2 पार्टिकल में टूट जाएगा, Na+Cl-। तो ये फर्क आने वाला है आज के सेशन में, लेकिन इससे पहले वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऐसा फर्क नहीं था। वो सारे के सारे चुपचाप जाके घुल जा रहे थे, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना तो वहां सॉल्वेंट में जाके टूट रहे थे ना तो जुड़ रहे थे, सिंपली वो घुल रहे थे। लेकिन आज जो टॉपिक कवर होने वाला है उसमें ये सॉल्यूट पार्टिकल्स टूटने वाले हैं या तो जुड़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहले हम लोग एक लाइन में एक रिवाइज कर लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसमें घुले हुए सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करें, ना कि उसके नेचर पर। और हमारे पास टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो सॉल्यूशन की 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये उस सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, ना कि उसके नेचर पर। तो इन चारों प्रॉपर्टीज को आप क्या बोलेंगे? ये जो चारों फिजिकल प्रॉपर्टीज सामने लिखे हुए हैं, ये सारे क्या होते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए जो आज तक आपने पढ़ा था उसमें और आज वाले में बेसिक डिफरेंस क्या है, फटाफट देखते हैं। देखिए जैसे आपको मैंने कोई न्यूमेरिकल दिया, 3-4 लाइन का कोई न्यूमेरिकल दे दिया, उस न्यूमेरिकल में मैं आपसे कह रहा हूं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बताने का या किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को बताने का हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम लैब जाके एक्सपेरिमेंट करके बता दें, या तो हम कोई फॉर्मूला लगा के बता दें। तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू x पा रहे हैं, मतलब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू x आ रही है, और जब आपने उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, तब भी जो आंसर आया वो x आया। मतलब ऐसा केस जिसमें एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम हो, इस तरह के केस को हम लोग कहते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इस नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा जो असर है वो किसका है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है। मतलब जब भी आप देखोगे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों वैल्यू तभी सेम आएगी जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आपने यूज किया है घोलने के लिए, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो सॉल्वेंट में जाके ना तो टूटते हैं ना तो आपस में जुड़ते हैं, उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इसमें आपको भी पता है कि हम लोगों ने क्या क्या यूज किया था, यूरिया यूज किया था, ग्लूकोज यूज किया था, इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज किया था। ये जितने भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, ये जा करके
ये जितने भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये अपने पार्टिकल में ना तो डिसोसिएट होते हैं ना तो ये खुद में जुड़ते हैं। तो ये बात थी भाई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बातें कर रहे थे। लेकिन जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की बात करने जा रहे हैं, और जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या था? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। मान लीजिए कि उसी कोई क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला लैब में जाके, तो वो निकला x, और जब हमने ये फॉर्मूला वगैरह लगा के निकाला तो उसकी वैल्यू आ गई y। मतलब ऐसे केसेस जिसमें एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आपस में सेम ना हो, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये एबनॉर्मलिटी लाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। और ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वो आयनिक कंपाउंड होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। और वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं जो सॉल्वेंट में जाके या तो टूट जाते हैं, जैसे NaCl को हमने पानी में डाला तो सॉल्वेंट में पानी में जैसे ही गया वो Na+ और Cl- में टूट गया, या तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे, या जैसे हमने मान लीजिए कि एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला, अब जैसे ये बेंजीन में गया तो अभी देखो ये अकेला दिख रहा है, इसी तरह के करोड़ों पार्टिकल हमने बेंजीन में डाला, बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में डाला, तो वहां जाके देखोगे आपस में जुड़ के डाइमर बना चुके होंगे। तो ये पागलपन, ये जो एबनॉर्मलिटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। और पहचान क्या है? उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करेंगे, जो भी सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो या तो सॉल्वेंट में जाके टूट रहा होगा या सॉल्वेंट में जाके खुद में ही जुड़ जा रहा होगा। ये है आज की क्लास। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और यहां पर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक पॉइंट लेकर के आपको अंदर चलना है, और वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट लेकर के हमें अंदर चलना है। और अगर ये पॉइंट नहीं पता तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि भाई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, डेल्टा टीएफ भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये पॉइंट लेकर के आपको चलना है। और अंदर एक बात जो आपको अभी देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई 4 लाइन का कोई न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट AB है जिसे हमने वाटर में घोलकर एक सॉल्यूशन बनाया है। तो इस AB का रटा रटाया मोलर मास आपने रख दिया जोड़ के, कहा कि 20 है। तो एक बात बताइए, जब आप रटा रटाया मतलब थ्योरेटिकल मोलर मास 20 है, जब आप इसको यहां पे पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे, तो डेल्टा टीबी आपका जो आएगा वो आएगा, और उसे आप क्या कह देंगे? हाँ भाई ये थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई। लेकिन किसी ने कहा कि इसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम पानी में घोल रहे थे और एक्सपेरिमेंट करने लैब गए तो वहां पे इसका मोलर मास हमें जो है 10 देखने को मिला। अब जब इसका मोलर मास 10 देखने को मिला, अब जब ये 10 आप यहां पे पुट करोगे तो डेफिनेटली इस डेल्टा टीबी की वैल्यू तो डिफरेंट आ जाएगी ना। और जब ये डिफरेंट आ गई तो कौन सी वैल्यू पुट किया है आपने? एक्सपेरिमेंटल वाली पुट करोगे तो इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप क्या कहने लगोगे? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, मतलब इसकी वैल्यू कुछ और, इसकी थ्योरेटिकल की वैल्यू कुछ और, फॉर्मूला लगाया तो कुछ और आंसर आ रहा है, लैब में किया तो कुछ और आंसर आ रहा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं पागलपन, और यही है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी को समझना है, फटाफट समझिए। देखिए हमने यहां पर एक क्वेश्चन बनाया है कि KCl को पानी में डिसॉल्व करके हमें कुछ बताना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसा कुछ बताना है, ठीक है। तो भाई KCl का रटा रटाया मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास। तो KCl का रटा रटाया मोलर मास कितना होता है? 74.5। तो ये 74.5 जो रटा रटाया आपने कैलकुलेट करके रख दिया, इसे हम क्या कहेंगे? थ्योरेटिकल मोलर मास। क्या बोलोगे? थ्योरेटिकल मोलर मास। लेकिन जब हमने लैब में जाके देखे कि उस KCl को, सॉल्यूट को हमने जब पानी में घोला था तो उसका मोलर मास निकल के आया 37.25। ये कहां आया भाई? एक्सपेरिमेंटल में। अब आप खुद बताइए, इन दोनों को जब हम उस फॉर्मूले वगैरह में रखेंगे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? जब मोलर मास ही अलग कर दोगे तो उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अलग आएगी। और ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो KCl है, ये KCl इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसको जब भी आप किसी पोलर सॉल्वेंट में घोलेंगे तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे। अभी क्या है? एक पार्टिकल है पूरा जुड़ा हुआ है KCl, लेकिन जैसे इसको वाटर में घोला तो ये दो पार्टिकल में चेंज हो गया।
मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी तो कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो वही आपको ध्यान से देख रहे हैं कि दिस डिफरेंस इन मोलर मास इज ओनली ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड केसीएल। ये केसीएल के टूटने की वजह से इन दोनों के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आ गई। तो यहां पर जब थ्योरेटिकल मोलर मास एक्सपेरिमेंटल मोलर मास के बराबर ना हो तो उस केस में जो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी फॉर्मूले से और जो एक्सपेरिमेंट में आप उसकी वैल्यू निकालेंगे वो दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको देखिए भाई, हमें बोला कि मोलर मास CH3COOH है और उसको जाके बेंजीन में घोल दो। हमने बेंजीन में घोला तो CH3COOH को बच्चे को पता है कि इसके जब सारे एटम्स के मोलर मास को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। तो ये भाई सभी सारे बच्चे ने बता दिया इसका थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल ये मोलर मास है। लेकिन जब इसे हमने बेंजीन में घोला, ध्यान से पढ़ना यहाँ पर 1 मोल CH3COOH इज डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन CCl4। इसमें जब घोला तो उस CH3COOH का मोलर मास निकल के आया 120। हम लोग परेशान हो गए कि भाई एसिटिक एसिड का मोलर मास तो 60 होता है, लेकिन यहां तो जस्ट डबल आ रहा है। जस्ट डबल आ रहा है इसका मतलब वो एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बन गया होगा। मतलब वो जब सॉल्वेंट के अंदर गया होगा तो उसने पहले ऐसे रहा करता था अकेला अकेला, अब वो जाके वहां जब आपने करोड़ों CH3COOH डाले तो वो जाके सब पार्टिकल आपस में जुड़ के डाइमर बना लिए। तो भाई ये जो मोलर मास में फर्क आ रहा है, जब मोलर मास में फर्क आ रहा है तो भाई जब फॉर्मूले के अंदर सब कुछ रखोगे तो डेफिनेटली थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब थ्योरेटिकल फॉर्मूला लगा के ये रटी रटाई वैल्यू रखोगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सपोज आया कुछ भी, और जब ये वाली वैल्यू रख करके आप एक्सपेरिमेंटली उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। और यही कहलाता है, क्या कहलाता है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब थ्योरेटिकल कुछ और मिले और ये क्या मिले? एक्सपेरिमेंटल कुछ और मिले, तो समझ लीजिएगा कि वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ये तभी हो सकता है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाके या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट जाए या तो वो सॉल्यूट ही आपस में जाके जुड़ जाए। ये जब होगा तब एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। और ये एबनॉर्मलिटी, ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की खुराफात है। वो सॉल्यूट जाके सॉल्वेंट में आपस में जुड़ जाता है, सॉल्यूट आपस में जुड़ जाते हैं, या सॉल्यूट जाके उसके अंदर टूट जाता है, बिखर जाता है। ये पागलपन सिर्फ इसी एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन की वजह से आता है। क्लियर? तो दिस एबनॉर्मलिटी आप कैसे पहचानेंगे कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है? तो दिस एबनॉर्मलिटी ओनली कम्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब जो भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घोलने जा रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसा होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली क्या होते हैं? जो आयंस बनाते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और मेनली जो आयंस बनाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल। यहां देखिए NaCl है, इसको जैसे ही पानी में डालेंगे ये भाई साहब आयंस बना देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, Na+Cl-। ये देखिए मेटल नॉन मेटल, ये देखिए मेटल नॉन मेटल, ये देखिए मेटल नॉन मेटल। जैसे इसको सॉल्वेंट में डालेंगे ये डिसोसिएट होंगे वहां जाके, और जिससे कि पागलपन आएगा। एक एग्जांपल है जिसमें आपका कोई मेटल नॉन मेटल तो नहीं होता, ये CH3COOH एसिटिक एसिड, मान लीजिए करोड़ों पार्टिकल इसके हैं, और इसको जैसे ही आपने बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे ये भाई साहब अंदर जाके घुलेंगे तो है ही है, और साथ ही साथ आपस में भी जाके जोड़ने लगेंगे। तो यहां क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है, तो पागलपन जरूर आएगा। लेकिन जब इसी एसिटिक एसिड को किसी पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये भाई साहब इस पोलर की वजह से खुद पोलराइज होंगे, खुद आयंस बनाने लगेंगे, और वहां जाके डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। और भाई एसोसिएशन देखने को मिले चाहे डिसोसिएशन देखने को मिले, पागलपन जरूर आएगा, और इसी पागलपन को हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर जा रहे हैं, और वो है वांट ऑफ फैक्टर। और ये वांट ऑफ फैक्टर आई हमें ये बताता है कि भाई ऐसा होने से कितना पागलपन आया है। क्या बताता है? कि कितना पागलपन आया है, कितनी एबनॉर्मलिटी आया है। उसे बताने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वांट ऑफ फैक्टर आई। ये वांट ऑफ फैक्टर आई क्या बताएगा? और वांट ऑफ फैक्टर आई से ही सारे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो नजरें स्टेबल बनाए रखिएगा, आपको फटाफट इसकी वैल्यू निकालना अभी सिखाने वाला हूं। वांट ऑफ फैक्टर आई क्या बताता है? tells about the relationship between experimental colligative property and theoretical colligative property। इन दोनों के बीच रिलेशन बताने आया है want of factor I। और इसे आप तैयार कैसे करेंगे? और ये फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में कि I बराबर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप तैयार करेंगे E इक्वल टू IT से, इट से, E इक्वल टू IT इट,
इक्वल टू इट ऐसे बोलेंगे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें ये दो फॉर्मूला लेके जाना है तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और इसको सीखने के लिए आप अपने डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली यूज कर सकते हैं कि जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो ऊपर होगा और जो अल्फाबेटिकली नीचे आएगा वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो ऊपर होगा, जो अल्फाबेटिकली बाद आएगा वो नीचे आएगा। इस तरह आपका फॉर्मूला तैयार होगा। तो आई ये यूज होगा न्यूमेरिकल में, आई इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। मतलब जब हमने उस सॉल्यूट को घोला, घोलने के बाद देखेंगे कि क्या हुआ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब जब हमने नहीं घोला था, अपने हाथ में ही रखा हुआ था उस सॉल्यूट को, तब उसके पार्टिकल्स को देखना है, और उसको जब हमने सॉल्वेंट में डाल दिया उसके बाद को हमें देखना है। जब आप सॉल्वेंट में डाल देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, और जब नहीं सॉल्वेंट में डाले हैं, पहले ही उसे देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे बिफोर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन। तो आई का दो फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्या, एक्सपेरिमेंटल सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी, कैसे तैयार करना है अल्फाबेटिकली वो सिखा दिया, और आई इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अल्फाबेट वाली लाइन जरूर अपने माइंड में रखना। अब देखिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू में अगर डायरेक्ट बात करें तो आपके नीट एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि जब भी आपको वहां सॉल्यूट डिसोसिएट होता हुआ दिखाई दे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हो, डिसोसिएट होता हुआ दिखाई दे, तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और जब एसोसिएट होता हुआ दिखाई दे तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होता है। और जब कुछ ना हो रहा हो, जो चुपचाप जाके घुल रहा हो, तो आई की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, 1 देखने को मिलेगी। अब ऐसा कैसे हुआ उसको समझते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। सपोज यही केस लेते हैं, पहले डिसोसिएशन सीख लो, ठीक है। डिसोसिएशन में एक बात देखो, NaCl अभी आपस में एकदम जुड़ा हुआ है ना, तो इसको क्या बोलोगे, एक पार्टिकल। लेकिन देखो जैसे ही पानी में डाला तो ये भाई साहब किस में चले गए, 2 पार्टिकल में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, डिसोसिएट हो रहा है ना, तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन हमें ज्यादा पार्टिकल मिल रहे हैं, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन देखो हमें कम पार्टिकल मिल रहे हैं, ये देखो इससे कम मिल रहा है, मतलब कम है इसके पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन क्या है, कम है। और आप बताइए कि जब ज्यादा अपॉन कम करोगे तो वैल्यू 1 से ऊपर ही तो आएगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा। लेकिन जब आप एसोसिएशन की बात करेंगे तो अब आप खुद देखिए यहां पर कितने पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं, 2 पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं, 2 CH3COOH है। लेकिन जब उधर गए तो ये भाई साहब आपस में जुड़ गए, तो ये 1 पार्टिकल देखने को मिल रहा है। मतलब ये हो गया कि यहां पे देखिएगा कि आफ्टर एसोसिएशन हमें कम पार्टिकल देखने को मिल रहा है, कम पार्टिकल को देखने को मिल रहा है। लेकिन बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन से बिफोर हमें ज्यादा पार्टिकल देखने को मिल रहा है। मतलब नीचे क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कम पार्टिकल मिल रहा है, कम, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन से पहले हमें ज्यादा पार्टिकल मिल रहा है। तो कम भाई ज्यादा करोगे तो वैल्यू लेस देन 1 ही तो आएगी मेरे भाई। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। तो ये एकदम डायरेक्ट वहां पे टिक आपको लगाना है। और जब ना एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा हो, वहां कोई पागलपन ना हो, तो आई की वैल्यू चुपचाप 1 पुट करनी है। क्लियर, क्योंकि भाई ना एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर और बिफोर दोनों इक्वल मिलेंगे, और इक्वल इक्वल को जब काटोगे तो 1 ही तो आएगा। नेक्स्ट, इस फाइनल पॉइंट को आपको एकदम माइंड में रखना है। और ये फाइनल पॉइंट कैसे बनाया गया, फटाफट देखिए। इन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब क्या है, टूटना। जब हम किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो टूटेगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे NaCl को डाला था तो 2 पार्टिकल में टूट गया था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे थे। तो डिसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता है। और हमें पता है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है भाई। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो डिसोसिएशन में क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आती है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। एक बात बताइए, ये कौन सी वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक्सपेरिमेंटल है या थ्योरेटिकल है? तो अपने माइंड से सोचो, थ्योरेटिकल वाला तो फिक्स है, रटी रटाई वैल्यू पुट करोगे उसका आंसर तो फिक्स आएगा। ये जो बढ़ना घटना उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, ये एक्सपेरिमेंटल की बातें हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक्सपेरिमेंटल की। तो देखिए डिसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, यानी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू थ्योरेटिकल वाले से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब अगले पॉइंट को देखिए, हमें पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है,
डिसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो मोलर मास क्या होगा, घटेगा। तो इस तरह जो मोलर मास, जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास होगा वो थ्योरेटिकल वाले से क्या होगा, कम होगा। सीधा यहीं से देख सकते हो यार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में इनवर्सली का रिलेशन है या नहीं। तो इसका मतलब अगर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो इसका उल्टा इधर बोलोगे ना, मोलर मास एक्सपेरिमेंटल वाला क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली तो है। देखो ध्यान से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो ये सब पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, आई ग्रेटर देन 1, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं। एसोसिएशन में देखो, एसोसिएशन में अभी देखा था वो एसिटिक एसिड जाके जुड़ गया था तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, कम होता है। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा तो हमें पता है सीपी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर कम हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई है, कौन से वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में ही उतार चढ़ाव होता है, थ्योरेटिकल वाला फिक्स होता है, ठीक है। तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी घट रही है, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, किससे, थ्योरेटिकल से, ठीक है। अब देखिए उल्टा यहां पे बोलना है, हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में इनवर्सली का रिलेशन होता है। तो अगर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास क्या होगा, कम होगा, किससे, थ्योरेटिकल वाले से। तो ये पॉइंट्स आपको एक बार समराइज करके ही अपने एग्जाम में जाना है। और यहां पे आपको एसोसिएशन के केस में हमने सिखाया है आई लेस देन 1 होता है, ये अभी अभी हमने सिखाया है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ आई, ये वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू हर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल में यूज होने वाली है। सबसे पहले इस वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक दे दूंगा जिससे आप देखते ही उसकी आई की वैल्यू बता दोगे, ठीक है। तो हर न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। सबसे पहले ये बताइए कि वांट ऑफ फैक्टर आई कब आने वाला है, जब आपको पागलपन देखने को मिले, जब आपको एबनॉर्मलिटी देखने को मिले। और इस एबनॉर्मलिटी में हमने देखा है सॉल्यूट के लिए दो केस है, पहला या तो डिसोसिएट हो रहा होगा तब पागलपन देखने को मिलेगा, या तो वो सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा होगा तब पागलपन देखने को मिलेगा। अब डिसोसिएशन के केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, जहां n क्या है और अल्फा क्या है। अल्फा तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जो अभी हम आपको सिखाने वाले हैं, n है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। कहने का मतलब जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सपोज हमने NaCl लिया, NaCl को जब हमने पानी में घोला तो ये बनाया Na प्लस और Cl माइनस। तो मतलब जब आप घोल दिए, घोलने के बाद, आफ्टर बोल रहे हैं ना, आफ्टर घोलने के बाद देखो ये कितने पार्टिकल में टूटा है, 2 पार्टिकल में, तो यही है n की वैल्यू। घोलने से पहले कितने पार्टिकल में था, तो ये 1 पार्टिकल था, लेकिन घोलने के बाद आफ्टर डिसोसिएशन ये कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल। तो यहां पे n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, और अल्फा तो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। अब बात करते हैं एसोसिएशन का। एसोसिएशन के केस में आपको यही फॉर्मूला तैयार करना है, बस n की जगह आपको पुट कर देना है 1/n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। देखिए ध्यान से, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। खैर, आपको जो भी एसोसिएशन का क्वेश्चन आएगा उसमें साफ साफ लिखा होगा कि डाइमराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है। अगर आपको ये वर्ड देखने को मिले डाइमराइजेशन हो रहा है तो n की वैल्यू पुट करोगे 2। डाइमराइजेशन का मतलब ही क्या होता है, दुगना, डबल हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, ठीक है। अगर आपसे बोले ट्राइमराइजेशन हो रहा है, ट्राइमराइजेशन, तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे। लेकिन अगर आपसे बोलते हैं टेट्रामराइजेशन हो रहा है, तो टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे। क्लियर। लेकिन यहां पे अगर एग्जांपल से समझना चाहो तो वैसे भी देख लो। मान लीजिए कि हमने 2 मोल CH3COOH को बेंजीन में घोल दिया, ठीक है, बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में मिला दिया, तो ये क्या होता है, डाइमराइज हो जाता है CH3COOH। तो आप रिएक्शन से भी देख सकते हैं मेरे भाई कि नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएट होने से पहले वो कितना पार्टिकल था, तो कितना पार्टिकल था, 2, तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2। क्लियर। या तो आप नाम पे जाइए या तो डायरेक्ट रिएक्शन से देख लीजिए। वैसे आपको नाम सीख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, न्यूमेरिकल में नाम ही लिखा होगा। डाइमराइज हुआ तो 2, ट्राइमराइज हुआ तो 3, और टेट्रामराइज हुआ तो इनकी वैल्यू क्या पुट करना, 4 इन द केस ऑफ एसोसिएशन। क्लियर। अब आइए आई की वैल्यू। आई की वैल्यू जैसे हमने अगर पहला केस उठाया डिसोसिएशन, देखो सबसे पहले एनसीईआरटी के हिसाब से देख लो, फिर अभी आपको ट्रिक दे रहे हैं जिससे आप फॉर्मूला नहीं भी याद करेंगे तब भी आप आई का एक्सप्रेशन फटाफट लिख लेंगे, आई की वैल्यू फटाफट लिख लेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिसोसिएशन के केस में आपको आई की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये यूज करना है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये सॉल्यूट है हमारा, जो सॉल्यूट हम घोलने जा रहे हैं वो सॉल्यूट है। वो सॉल्यूट अगर KCl हुआ, NaOH हुआ, HCl हुआ, तो आप भी जानते हैं KCl 2 पार्टिकल में टूटेगा, K प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस 2 पार्टिकल, H प्लस Cl माइनस 2 पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, 2। और जैसे ही यहाँ पे 2 पुट करोगे, यहां जैसे ही 2 पुट करोगे तो देखो आंसर क्या आ गया, 1 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस 1 अल्फा, यानी कि 1 प्लस अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस अल्फा।
लेकिन आप फॉर्मूला ना लगाए और डायरेक्ट लिखना चाहें तो जितना भी नंबर ऑफ पार्टिकल आए उससे एक कम अल्फा रख देना। ठीक, कैसे, ये क्यों बोल रहे हैं? अभी अभी आपने डिसोसिएशन में सीखा है कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो इसका मतलब है कि आई की वैल्यू 1 प्लस कुछ होता है भाई, कुछ भी जोड़ दोगे तो 1 से तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो 1 प्लस में क्या जोड़ना है, ध्यान से देखिए। अगर 2 पार्टिकल है तो एक अल्फा जोड़ देना है, 1 प्लस अल्फा। आगे भी देखो, K2SO4 है, ये 3 पार्टिकल में टूटेगा, 2K प्लस 1 सल्फेट आयन। ये भी देखो, 1 Fe 2 NO3, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, 3, तो यहां रख देना 1 प्लस, एक कम रख देना, 3 से कम, तो 1 प्लस 2 अल्फा हो गया। आ गया ना, फॉर्मूला रखना पड़ा ना कुछ। यहां देखिए, ये 4 पार्टिकल में टूटेगा, 1 Fe 3 Cl, यहां देखो 1 Al 3 Cl, 4 पार्टिकल में टूट रहा है, एक कम रख देना, 1 प्लस 3 अल्फा। इससे एक कम रख देना तो 1 प्लस 3 अल्फा। ये देखो K4FeCN6 है, K4FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके अंदर जो लोग होते हैं वो नहीं टूटते हैं। तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 4K प्लस प्लस ये पूरा डब्बा एज इट इज रहेगा। यही तो पहचान होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं। यहां जो भी कॉम्प्लेक्स है वो कभी टूटता फूटता नहीं है। तो जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो इस डब्बे के बाहर इधर या इधर जो होता है वही डिसोसिएट होगा, ये लोग अंदर वाले लोग डिसोसिएट नहीं होते। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 4 K प्लस के पार्टिकल और एक ये पूरा डब्बा एज अ पार्टिकल दिखेगा। तो 4 पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, पूरे डब्बे को आप एक पार्टिकल काउंट करेंगे तो कितना पार्टिकल हुआ भाई, 5 पार्टिकल। क्लियर हो गया? तो अगर ये 5 पार्टिकल में टूट रहा है तो ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक कम अल्फा यानी 4 अल्फा। आ गया? बहुत इजी है। तो ना फॉर्मूला रखना पड़ा, आपने तुरंत आई की वैल्यू बता दिया। अल्फा अभी जस्ट बताने जा रहे हैं, वो अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, आई का आंसर आ जाएगा। ये वाला केस देखो, जब व्हेन सॉल्यूट 100% डिसोसिएटेड, अगर सॉल्यूट 100% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू वहां पे पुट करना होगा हम लोगों को 1। ये अभी आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। अब आप ही सोचिए, आपके पास फॉर्मूला है I इक्वल टू क्या है, 1 प्लस n-1 और अल्फा। अगर आपने 100% डिसोसिएटेड का केस ले लिया है, चाहे एसोसिएशन का केस ले लो, कुछ भी ले लो, अल्फा इक्वल टू क्या लिखना है, वहां पे 1 लिखना है, ठीक है। अब यहां देखो, व्हेन सॉल्यूट 100% डिसोसिएटेड, तो अल्फा की वैल्यू यहां 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो देखो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस n-1, यही तो आएगा। इससे 1 1 कट गया तो आई बराबर क्या आया, n। मतलब 100% अगर डिसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू यही है। जितने पार्टिकल में टूट रहा है डायरेक्ट रख दो। जैसे 100 बोल दिया कि 100% ये लोग टूट रहे हैं, कोई भी इसमें से एक सॉल्यूट दिया टूट रहा है, तो आई की वैल्यू वहां डायरेक्ट क्या पुट करोगे, 2। ये कितने पार्टिकल में टूट रहे थे ये लोग, 3, तो आई की वैल्यू 100% डिसोसिएटेड के केस में 3। ये कितने में टूटे थे, 4 पार्टिकल में, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 4। 5 पार्टिकल में तो आई की वैल्यू 5। मतलब 100% अगर डिसोसिएशन का केस है तो वहां आप आई की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल, सीधा आप ये वैल्यू रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको अल्फा निकालना है तो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा 80% डिसोसिएट हो रहा है, 90% डिसोसिएट हो रहा है, तो जो भी परसेंटेज बोलेगी, जैसे 80% डिसोसिएट हो रहा है तो वो परसेंटेज रख देना और 100 से डिवाइड मार देना, अल्फा की वैल्यू 0.8 आ जाएगी। क्लियर हो गया? यहां देखिए, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट 25% तो परसेंटेज ऊपर रखो, नीचे 100 से डिवाइड मारो, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0.25। ये जो भी अल्फा की वैल्यू आई है भैया ले जाके यहां पुट कर देना इस जगह पे, तो आई की वैल्यू आ जाएगी, यही है। तो अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि इतने परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, आपसे कहते हैं सॉल्यूट डिसोसिएट 33%, तो अल्फा बताओ। तो ये जो 33% दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का परसेंटेज देगा आपको 33%। अब आपसे कहेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। ध्यान देना, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा परसेंटेज दिया है तो ये होता है परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें ये चाहिए भैया अल्फा, अल्फा परसेंट नहीं चाहिए, हमें यहां पे अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पुट करना है, तो आप अल्फा की वैल्यू निकालिए। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, अल्फा की वैल्यू निकालोगे परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपॉन 100। क्लियर हुआ? अब देखो, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है 33%, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 33, अपॉन कर देना 100, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0.33। तो 33% क्या है, ये अल्फा परसेंट है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें अल्फा चाहिए, अल्फा।
इफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड 75%, तो अल्फा कितना आएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो कितना परसेंट दिया है, 75, तो परसेंटेज ऊपर रखो नीचे 100, तो ये आ गया 0.75। तो क्वेश्चन में जाके अल्फा की वैल्यू 0.75 पुट कर देना। इफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड 100%, अब भाई 100% हो रहा है तो आप खुद बताइए, अभी अभी आपको बताया कितना परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया? 100%। नीचे डिवाइड मारोगे ही मारोगे 100 से, नीचे डिवाइड 100 से मारोगे ही, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी 100% डिसोसिएशन दे तो अल्फा की वैल्यू क्या डायरेक्ट पुट कर देना? 1। और उस केस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल में टूटा है वही आई की वैल्यू होगा। तो इफ सॉल्यूट डिसोसिएशन 100%, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। वो पुट कर सकते हो, और या तो डायरेक्ट दिमाग में रखना, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान से। यहां तो बोल दिया ना 100%, तो अल्फा की वैल्यू 1। नहीं बोले, कुछ नहीं बोला ना, ये बोला 25%, 33%, 50, कुछ नहीं बोला ना, 100% भी नहीं बोला। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको मान लेना है वो 100% डिसोसिएट हो रहा है, और वहां पे अपने मन से अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर देना है। जब क्वेश्चन में आपको परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना दे तो 100% मानना है और अल्फा की वैल्यू 1 पुट करना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन का है, जिसे एग्जांपल बना के रखा गया है। ये 40 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जांपल है। एग्जांपल में कह रहा है कि ये सॉल्यूट दिया हुआ है, 80% एसोसिएट हो रहा है, वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू बतानी है। एक बात बताइए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं? और मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डब्बे के अंदर वाली चीजें नहीं टूटेंगी, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें नहीं टूटेंगी, सिर्फ बाहर वाली चीजें, इधर या इधर वाली चीजें टूटती हैं। तो जब इसको आप तोड़ के देखोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा PtNH3 होल 4, ठीक है, पावर +2 और +2Cl-, ये ऐसे ही टूटेगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए देखिए, एक पार्टिकल, ये पूरा काउंट करोगे पूरे डब्बे को, एक पार्टिकल और ये है 2 पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? 3। जब नंबर ऑफ पार्टिकल 3 हो गया, अब आपसे कोई भी पूछे कि आई की वैल्यू बताओ, तो आप जान रहे हैं कि ये टूट रहा है तो आई की वैल्यू 1 से कुछ ज्यादा ही होगी, 1 प्लस समथिंग होगा। अब n = 3 है, क्या ट्रिक बताया था? अगर 3 पार्टिकल में टूट रहा है तो यहां एक कम अल्फा रख देना, तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा। 3 में टूटा तो क्या रख दोगे? 2 अल्फा। तो आई की वैल्यू आपको पता लग गई, आई क्या है? 1 + 2 अल्फा। अब हमसे पूछ रहा है आई की वैल्यू बताओ जब वो 80% एसोसिएट हो रहा है। अगर 80% एसोसिएट हो रहा है तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा क्या होता है? परसेंटेज अपॉन 100। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई देखो, 80/100, तो कितना हो गया? 0.8। ले जाके इसको वहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, I = 1 + 2 × 0.8, ठीक है। तो ये 1.6 हो गया और 1 हो गया, कितना आंसर आ गया? 2.6। तो फाइनल आंसर आई का कितना आ गया? 2.6। कितना इजी है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आप अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। ये देखिए, मेटल नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड है, और जब आपको डॉट लगा के पानी दे इस तरह 24H2O, ये हाइड्रेटेड वाटर है, और ये हाइड्रेटेड वाटर मतलब सॉलिड वाटर है, तो ये आयनाइज नहीं होगा। इसको आयनाइज करके नंबर ऑफ पार्टिकल मत गिन लेना, ये आयनाइज नहीं होगा। क्लियर? तो इसको भूल जाओ। ये जो क्रिस्टलाइन वाटर होते हैं, हाइड्रेटेड वाटर होते हैं, ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आयनाइज नहीं होते। हाइड्रेटेड वाटर को सॉलिड वाटर बोलते हैं। इसको भूल जाओ कि क्वेश्चन में अब दिया ही नहीं है। अब देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करो, क्योंकि आपसे आई पूछ रहा है, तो आई पूछ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल K2SO4, मतलब 2 K+ मिलेगा और एक आपको सल्फेट आयन मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, 2 Al मिलेगा, यानी 2 Al+3 मिलेगा टूटने के बाद, और 3 सल्फेट आयन मिलेगा। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 2 1 3 1 4, सॉरी 2 1 3 2 5 3 8, टोटल पार्टिकल कितने मिले? 8। अब क्या पूछ रहा है वो देखो, आई की वैल्यू बताओ जब एज्यूम 100% एसोसिएशन। एक बात बताइए, 100% एसोसिएट हो रहा है, पूरा पूरा टूट रहा है, तो मैंने आपको बोला ना कि आई की वैल्यू वही होगा जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। तो आई का आंसर क्या हो गया? यहाँ पे 8 हो गया। कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर ये पूछ लेता है कि नहीं 100% है, अल्फा भी बताओ, मतलब अल्फा के टर्म्स में ही बताओ, तो आप फिर फॉर्मूला लगाएंगे जो कि टाइम टेकिंग होगा, 1 + 8 - 1, और अल्फा 100% हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो फिर इसका फॉर्मूला लगा के भी आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन आपको करना है इस तरह, ठीक है, ताकि जल्दी क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए हो चुका है। बेरियम नाइट्रेट आपको एक सॉल्यूट दे रहा है जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है 0.1 m, वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू दी जा रही है आपको 2.74, आपसे कह रहा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, बेरियम नाइट्रेट को अगर आप तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? ये 1 Ba+2 में, ठीक है,
और साथ ही साथ 1 Ba+2 में, और साथ ही साथ 2 आपको मिलेंगे नाइट्रेट आयन। क्लियर? तो आप बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए 3। जब नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है तो आई की वैल्यू ट्रिक से काम करना है 1 प्लस जितने पार्टिकल है उससे एक कम अल्फा रख देना है। तो 3 है तो आपको क्या लिखना है? 2 अल्फा। ये आई का एक्सप्रेशन बन गया 1 + 2 अल्फा। बस आपको सब वैल्यू दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, अल्फा आपको निकालना है। ध्यान से देखिए आई की वैल्यू कितनी दी है? 2.74 इक्वल टू कितना हो गया? 1 + 2 इंटू अल्फा। और जब यहां से अल्फा आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.87 इस जगह। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ गया? अल्फा इक्वल टू 0.87। इसी जगह अगर आपसे पूछ देता कि परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, तो इसका मतलब होता है आपको बताना है परसेंटेज अल्फा। अब परसेंटेज अल्फा क्या होता है? अल्फा जो निकला करे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? 0.87 इंटू 100। ये क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि आपसे परसेंटेज में आंसर पूछा जा रहा है या फिर सिंपल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जा रहा है। आप कहेंगे सर यहां कॉन्सेंट्रेशन क्यों दिया है? अरे भाई दिया है तो दिया है, अगर फॉर्मूले में कहीं सी होता, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म होता तो हम उसको भी लेते। जब फॉर्मूले में है ही नहीं तो फिर उससे हमें क्या मतलब है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नीट एग्जामिनेशन 2016 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान से देखिए। बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए, 1 सेकंड में आंसर दे लेंगे आप। द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही क्या होता है? 100% डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का परसेंटेज क्या होगा? 100%। और 100% डिसोसिएट अगर कोई चीज हो रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सिंपल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल के बराबर ही होता है। मैंने आपको एक चीज और सिखाया है कि जब भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का परसेंटेज ना दे तब भी आप 100% मान सकते हैं, लेकिन यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना दे करके 100% ना देके आपको बोल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 100% डिसोसिएट होगा। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है भाई? BaOH ट्वाइस होता है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? Ba+2 और +2OH-। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिले? एक पार्टिकल आपको मिल गया Ba का और 2 पार्टिकल मिल गया आपको OH- के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 3। और जितना नंबर ऑफ पार्टिकल है, अगर केस 100% या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है तो आई वांट ऑफ फैक्टर कुछ और नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल ही होता है डिसोसिएशन के बाद। तो डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल है? 3। तो आई का आंसर क्या हो जाएगा? आई का आंसर हो जाएगा 3। तो आपको किस पे टिक लगाना था? 3 पर। क्लियर? आइए नेक्स्ट, और ये भी आपके एग्जाम का है, वो देखते हैं। और ये लास्ट एग्जांपल जो आपके सामने सेट किया गया है, जो स्लाइड पे आपको दिख रहा है, ये एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल आपके मेडिकल एंट्रेंस में कई दफा पूछा गया है, इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में ना ले। क्यों? क्योंकि कभी भी एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड या किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट के माइंड में ये बैठा होता है कि हाँ एसिटिक एसिड तो डाइमराइज होता है, तो वो फिर डाइमराइज सोच के एसोसिएशन वाला केस लगा देता है, एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगा देता है। लेकिन ये एसोसिएट होगा या ये एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड डिसोसिएट होगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सॉल्वेंट में उसे आप घोल रहे हैं। अगर आप उसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोल रहे हैं, अगर आप उसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोल रहे हैं तो भैया वहां एसोसिएशन होगा और डाइमराइज होगा। दिख रहा है सामने? ट्वाइस CH3COOH, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला तो वो डाइमराइज हुआ, डाइमराइज हुआ तो क्या हुआ? N = 2। चूंकि ये डाइमराइज हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, तो एसोसिएट के केस में आप एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो I = 1 + 1/n-1 अल्फा। चूंकि ये डाइमराइज होता है तो n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 2 पुट करोगे। यहां से भी देख लो कि बिफोर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? 2। तो यही आपके लिए क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। इस पे आपको टिक लगाना है। आपने भी कई बार अपने मेडिकल एंट्रेंस में आपने देखा होगा PYQ सॉल्व करते समय, तो ये बना। लेकिन जब अगर यही एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड को हम पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो भैया पोलर सॉल्वेंट में ये डिसोसिएट होता है, तो ये केस ऑफ डिसोसिएशन का बन गया है, डिसोसिएट हो रहा है। तो एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करोगे तो कितने पार्टिकल में टूटेगा? 2 पार्टिकल में। 2 पार्टिकल में टूट रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और फॉर्मूला इस बार आपको कौन सा लगाना पड़ेगा? डिसोसिएशन वाला लगाना पड़ेगा। इसमें कौन सा लगा रहे थे? एसोसिएशन वाला। इसमें आप लगाएंगे डिसोसिएशन वाला। 2 पार्टिकल में टूट रहा है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + अल्फा। तो ये दोनों बैक टू बैक आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम लोग ये वांट ऑफ फैक्टर आई एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन फटाफट देख लेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। थैंक यू सो मच।